हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा मुकेश क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय की। हिंदी विषय के अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। वो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं संधि। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? संधि। संधि पढ़ने से पहले वर्णों का ज्ञान हमें होना चाहिए, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं वर्ण विचार के बारे में कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? संधि के बारे में। देखिएगा, संधि हम दोनों ही तरीके से संधि को लिखते हैं। एक जगह अनुस्वार लिखते हैं, एक जगह पांचवा वर्ण लिखते हैं। ये जो संधि शब्द है ये कैसे बना है, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं। संधि होती क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका जो नाम है ना, वो नाम ही आपको सब कुछ बता देता है कि इस टॉपिक में होने वाला क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हमें जानना है तो वो टॉपिक हमें कहां से पता लग जाएगा? उसके नामकरण से। हिंदी में ये बहुत खास बात है। हर टॉपिक अपने बारे में, हर टॉपिक का जो नाम है वो नाम ही सब कुछ बता देता है कि इस टॉपिक में आगे क्या होने वाला है। तो यहां पर बात करें हम संधि की, तो ये जो बना है वो बना है सम धन धी से। किससे बना है? सम धन धी से, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें संधि शब्द का, संधि शब्द का अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो वो होता है मेल या मिलना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या मिलना। किसका मिलना? कि दो वर्णों का मिलना। दो वर्ण आपस में मिले, दो वर्ण आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को संधि कहेंगे। अच्छे से समझना इस बात को। परिभाषा में कहा है कि दो वर्ण आपस में मिलेंगे और दो वर्ण आपस में मिले और उनके मिलने से क्या हो? परिवर्तन हो। यानी कि संधि में क्या मिलेंगे? दो वर्ण। और वर्णों के मिलने से ही काम नहीं चलेगा, इनके मिलने से क्या होना जरूरी है? परिवर्तन होना जरूरी। इनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। इनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। दो वर्ण आपस में मिले, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिले और उनके मिलने से क्या हो जाए? परिवर्तन, उसको ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। समझ में आ गई डेफिनेशन? जहां पर दो वर्ण मिलेंगे। अब हम बात करें तो जो दो वर्ण मिलेंगे वो वर्ण कौन कौन से मिलेंगे या कौन से वर्ण मिलेंगे, तो इसके बारे में ये कहा कि इसी के आधार पर जो संधि है उसके जो भेद है, संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के जो भेद हैं वो मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तीन भेद। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। पहला तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद बताए? तीन भेद। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नाम से ही पता लग जाएगा आपको। नाम से ही देखिए कि संधि होती है दो वर्णों का मेल, हम बात कर चुके हैं। तो दो वर्ण जो मिलेंगे उन दो वर्णों में दोनों वर्ण अगर स्वर है, दोनों वर्ण क्या है? अगर स्वर है तो वो संधि कहलाएगी, स्वर संधि। मैं वर्ण विचार में पढ़ा चुका हूं। हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितने स्वर हैं? 11। उन 11 में से एक वर्ण आगे आएगा और दूसरा वर्ण कहाँ आएगा? पीछे। और उनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। उनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। उसी को हम कौन सी संधि कहेंगे? स्वर संधि। यानी स्वर संधि की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्वर संधि में सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है? एक तरफ स्वर और उसके बाद भी कौन सा वर्ण? स्वर। और इनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, विकार उत्पन्न होना जरूरी है। ध्यान रखना ये बात। अगर संधि में दो वर्ण मिले और परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर संधि नहीं होगी। ध्यान रखना।
विकार होना बहुत जरूरी है, यानी कि परिवर्तन होना जरूरी है। जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से परिवर्तन होगा, उसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अगर ये दोनों वर्ण स्वर हैं और उनके मिलने से क्या हो गया? परिवर्तन, तो वह कौन सी संधि है? स्वर संधि। समझ में आ गई डेफिनेशन। व्यंजन संधि की मैं अगर बात करूं तो जहां पर दोनों वर्ण व्यंजन हो, आगे वाला भी क्या हो? व्यंजन, और उसके बाद में भी कौन सा वर्ण आ जाए? व्यंजन वर्ण आ जाए। जब दोनों तरफ कौन से वर्ण आए? व्यंजन वर्ण आ जाए और उनके मिलने से क्या हो? परिवर्तन हो। जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिले और उनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। उसी को हम कौन सी संधि कहेंगे? व्यंजन संधि। लेकिन व्यंजन संधि में यह बात समझिएगा कि एक तरफ स्वर भी आ सकता है, यानी कि आपके सामने तीन कंडीशन बन सकती है ऐसी कि एक तरफ क्या आ गया? स्वर, और दूसरी तरफ क्या आ जाए? व्यंजन। या फिर उल्टा हो सकता है कि व्यंजन पहले आ जाए और स्वर बाद में आ जाए। यानी कि व्यंजन संधि के अंदर तीन कंडीशन आपके सामने बन सकती है। या तो दोनों तरफ कौन से वर्ण आएंगे? व्यंजन आएंगे, अथवा एक तरफ स्वर होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? व्यंजन, और उनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। उसी को हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। कौन सी संधि कहेंगे? व्यंजन संधि। तीसरी होती है विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि क्या होती है, इसको समझिएगा। विसर्ग संधि की हम बात करें तो विसर्ग, ये विसर्ग जो है ये किसी स्वर के साथ मिले या फिर व्यंजन के साथ मिले। ये विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिले और इस विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन किसके स्थान पर होगा? विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? परिवर्तन। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? परिवर्तन होगा। उसी को हम कौन सी संधि कहेंगे? विसर्ग संधि। ये बात समझ में आ गई? दोबारा फिर समझ लेना, दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार ही संधि है। दो वर्ण मिलेंगे और उनके मिलने से क्या होगा? परिवर्तन होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। इसी आधार पर संधि के तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि की हम बात करें तो जहां पर दो स्वर वर्ण आपस में मिले, आगे वाला भी स्वर होगा, पीछे वाला भी स्वर वर्ण होगा, दोनों के मिलने से क्या होगा? परिवर्तन। उसी को हम कौन सी संधि कहेंगे? स्वर संधि। जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिले या नियम अनुसार एक स्वर और एक व्यंजन मिले और उनके मिलने से परिवर्तन हो जाए, वह कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि किसे कहेंगे? जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो। जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो और उनके मिलने से इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाए? परिवर्तन। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? ध्यान रखना, परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहाँ होगा? विसर्ग के स्थान पर। उसे हम कौन सी संधि कहेंगे? विसर्ग संधि। समझ में आ गई? संधि शब्द किससे बना? सम प्लस धी से बना। समझ में आ गया? अब मैंने जब आपको तीनों डेफिनेशन बता दी है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। और यहां पर ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है संधि, इसका जो संधि विच्छेद किया वो किया समधन धी। ये समधन धी जो संधि विच्छेद किया। अब मेरा प्रश्न यह है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी, कि यहाँ पर जो संधि शब्द है, इस संधि शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। संधि शब्द में जो हम पढ़ने वाले, जो हमारा टॉपिक है संधि, उसके अंतर्गत संधि कौन सी है? संधि शब्द में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है या फिर विसर्ग संधि है? आंसर दीजिए फटाफट। कौन सी संधि है? तीनों संधियों की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। जहां पर दो स्वर वर्णों का आपस में मेल हो, जहां पर दो स्वर मिलेंगे वह संधि कौन सी है? स्वर संधि। जहां दो व्यंजन मिले या नियम अनुसार स्वर या व्यंजन का मेल हो, उसे कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और जहां पर विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है वो संधि कौन सी? विसर्ग संधि। कंप्लीट है। यहां पर ये जो प्रश्न है आपके लिए, संधि शब्द का संधि विच्छेद मैंने बताया है समधन धी, और इसका शाब्दिक अर्थ मेल और मिलना है। लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी चालू है। हाँ, फटाफट आंसर दीजिए। स्वर है, कुछ स्वर बता रहे हैं, कुछ व्यंजन बता रहे हैं। हाँ, यहां पर स्वर आएगा या व्यंजन आएगा? कौन सी संधि? आपको यह आंसर जरूर देना है। देखिए, शब्द था हमारे पास संधि, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पंचम वर्ण संधि। इसका जो संधि विच्छेद हमने किया था
वो किया है समधन धी। समधन धी की अगर हम बात करें तो यहां पर इसके अंतर्गत जो संधि है वो है व्यंजन संधि। संधि शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब समझिएगा कि व्यंजन संधि कैसे है। तो व्यंजन संधि कैसे है, यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है? सबसे पहले यहाँ देखो अंत में, पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है? म। और म कैसा आ रहा है? हलंत। म कैसा आ रहा है? हलंत। यानी कि यह क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं धी, धी आ रहा है, सबको मात्रा नजर आ रही होगी ई की, लेकिन इस धी वर्ण के टुकड़े, इसके टुकड़े क्या बनेंगे? इसका टुकड़ा अगर हम करें तो इसका टुकड़ा होता है ध धन ई। ध्यान रखना, ई धन ध नहीं होता। अगर किसी के मन में ये हो कि सर ई की मात्रा आ रही है तो शायद पहले ई होगा, ई नहीं है। मात्राएं हमेशा बाद में लिखी जाती है। वर्ण के कहां लिखी जाती हैं? बाद में लिखी जाती है मात्राएं। यानी कि इस धी वर्ण का जो टुकड़ा है वो ई धन ध नहीं होगा, यानी कि ये तो गलत है। और सही कौन सा है? ध धन ई, यानी कि ध वर्ण आ रहा है, बाद में ध आ गया, पहले म आ गया। तो ध एक स्वर है या व्यंजन? मैंने पढ़ाया है आपको, क्या है? व्यंजन। तो इस संधि शब्द का जो संधि विच्छेद है सम धन थी, दोनों तरफ कौन से वर्ण? व्यंजन वर्ण। और इस कारण दोनों व्यंजन वर्ण आपस में मिले और उनके मिलने से परिवर्तन होकर के रूप क्या बन गया? संधि बन गया। उसी को हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि आपको आंसर मिल गया है। संधि शब्द जो हम पढ़ने वाले संधि टॉपिक, इसके अंतर्गत कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब किसी के मन में आप में प्रश्न भी होगा, सर यहाँ तो म था और यहाँ अनुस्वार कैसे बना, या फिर यहाँ पर न कैसे बन गया? तो ये हम आगे जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब इस नियम को पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ जानना चाहें तो समझिए। यहाँ पर व्यंजन संधि में नियम पढ़ते हैं हम। हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? नियम पढ़ते हैं। और स्वर संधि के हम भेद पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि का एक नियम है, वो नियम क्या कहता है? वो नियम समझिएगा, उसी से संधि शब्द बना है। तो जो नियम है वो ये है कि पहले शब्द के अंत में म हो। पहले शब्द के अंत में क्या हो? म हो, लेकिन ये म भी कैसा आएगा? हलंत। और इसके बाद में स्पर्श व्यंजन हो। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। अगर पहले शब्द के अंत में हलंत वाला म है और इसके बाद में कोई स्पर्श व्यंजन है तो ये जो म है ये अनुस्वार में बदल जाएगा। ये जो म है वो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। ऐसा नियम है व्यंजन संधि का कि म जो है वो किस में बदलेगा? अनुस्वार में। लेकिन इसी नियम में आगे ये बताया गया है कि आपने एक तो म का क्या बना दिया? अनुस्वार बना दिया। लेकिन अनुस्वार से काम नहीं चलेगा। यहां पर इस म के स्थान पर जो पहले शब्द के अंत में है पांचवा वर्ण भी बनता है। क्या बनता है? पांचवा वर्ण। अच्छे से समझ लेना इस नियम को कि इस म के स्थान पर एक रूप में तो अनुस्वार बनता है। आगे ये बताया कि म के स्थान पर एक रूप और बनता है जिसमें म के स्थान पर क्या होता है? पांचवा वर्ण। कि गुरुजी पांचवा वर्ण किसका होता है? तो पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण भी बनता है किसके स्थान पर? म के स्थान पर। क्योंकि पांचवें वर्ण में हमारे पास कितने व्यंजन आते हैं? 5। ये 5 व्यंजन। अब इन 5 में से कौन सा बनेगा म के स्थान पर? इस चीज को समझिए। इस चीज में म के स्थान पर कौन सा पांचवा बनता है? तो ये डिपेंड करता है बाद वाले वर्ण पर। किस पर डिपेंड करता है? बाद वाले वर्ण पर। अब बाद में कौन सा वर्ण? इस चीज को ऐसे समझिए। इस म के स्थान पर इन 5 में से कोई वर्ण बनना है। कौन सा बनेगा? वो डिपेंड करेगा किस पर? पीछे वाले वर्ण पर। बाद में जो वर्ण है वो एक स्पर्श व्यंजन है। समझना बात को। बाद वाला वर्ण क्या है? एक स्पर्श व्यंजन है। यानी कि स्पर्श व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में बांट रखा है। कंप्लीट क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्ग। 5 वर्गों का। इसका मतलब मैं इस भाषा को इस लैंग्वेज में प्रयोग में ले सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं कि बाद वाला जो वर्ण आएगा वह किसी न किसी वर्ग का अवश्य होगा। हमारे पास जो 5 वर्ग हैं उन्हीं में से किसी वर्ग का होगा। तो बाद में जो वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का 5वां बना दो। उसी वर्ग का क्या बना दो? 5वां। किसके स्थान पर? म के स्थान पर। अच्छे से समझना इस बात को
इस म के स्थान पर पांचवा वर्ण बनेगा, लेकिन किसका पांचवा बनेगा? बाद में जिस व्यंजन वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का क्या बनाना है? पांचवा। जैसे यहां देखो उदाहरण पर, हम उदाहरण से बात करते हैं। यहां क्या था? म। क्या था? म। हलंत वाला, हमारे नियम ने भी क्या कहा? म। बाद में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन बोले तो ये ध स्पर्श में आता है कि नहीं आता? आता है, ध त वर्ग में आता है। तो इस म के स्थान पर क्या करो? अनुस्वार। पहली बात तो ये हमें क्या करना है? अनुस्वार करना है, और इस म के स्थान पर अनुस्वार कर दिया, हमारा रूप क्या बन गया? संधि। कंप्लीट है। दूसरे रूप में हमें इस म के स्थान पर क्या बनाना है? पांचवा। किसका पांचवा बनेगा? बाद वाला वर्ण जिस वर्ग का है उसी का क्या बना दो? पांचवा। तो बाद वाला वर्ण देखा, यहाँ क्या है? ध है। कौन सा वर्ण है? ध वर्ण। ध वर्ण किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। त थ द ध चौथा वर्ण। तो इसी वर्ग का, जिस वर्ग में पीछे वाला वर्ण आता है उसी वर्ग का पांचवा बनाना है। तो त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? त थ द ध न। इस कारण इस म के स्थान पर क्या बन गया? न। आ गई बात समझ में? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। देखिए जैसे मैं आपके सामने आई, ये तो संधि शब्द था। दूसरे उदाहरण की हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा परम धन तू, परम धन तू। यहां हम बात करें तो म आ गया हलंत वाला, पीछे त आ गया जो एक स्पर्श व्यंजन में आता है। किसमें आता है? स्पर्श व्यंजन में आता है। तो यहाँ पर हम प लिखें, र लिखें। इस म के स्थान पर क्या बनाना है? एक तो अनुस्वार, तो ये ऐसा बन गया परंतु। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा प लिखा, र लिखा, पीछे वाला वर्ण कौन से वर्ग का? त वर्ग का। त वर्ग का पांचवा बोले तो न, क्या बन गया? परंतु। इसी प्रकार हमने उदाहरण लिखा, सम प्लस देश। यहां बात करें तो स, ये म आ गया हलंत वाला, इसके बाद में द एक स्पर्श व्यंजन, इस म का क्या बन जाएगा? अनुस्वार। रूप क्या बन गया? संदेश। इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पीछे वाला वर्ण द किसमें आता है? त वर्ग में। तो त वर्ग का पांचवा न, और शब्द क्या बन गया? संदेश। एक और उदाहरण से हम समझे, जैसे मैंने लिखा उदाहरण, यहां बात करें हम उदाहरण की, तो हमने लिखा दम धन ड। मां के बाद में क्या आ गया? ड। मां के बाद में क्या है? ड। ड एक स्पर्श व्यंजन है। इस मां का क्या बनाओ? अनुस्वार। तो ये बन गया अनुस्वार। क्या रूप बना? दंड। क्या रूप बना? दंड यानी सजा। अब यहां पर हम बात करें तो दूसरा वर्ण बना। दूसरा वर्ण कैसे बनाएंगे? द लिखो। यहां पर पीछे वाला जो वर्ण है वो किस वर्ग का है? ट वर्ग का। किसका है? ट वर्ग का। अब म के स्थान पर कौन सा बनेगा? ट वर्ग का पांचवा। ट वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? अण। तो फिर यहां पर क्या बनेगा? दंड। समझ में आ गया? तो इसी वजह से सम प्लस धी से कौन सा रूप बना? संधि रूप बना है। और दोनों ही रूप शुद्ध है, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ये बात आपके सामने क्लियर हो गई होगी कि जो संधि शब्द है उसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और उसका कौन सा नियम है कि पहले तो म हो, बाद में कोई स्पर्श व्यंजन हो, तो म के स्थान पर क्या बनता है? अनुस्वार भी बनता है और पांचवा वर्ण भी बनता है। यह था एक संधि शब्द का सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर संधि की। कौन सी संधि पढ़ेंगे हम? स्वर संधि पढ़ेंगे। एक एक करके हम सारी संधियां पढ़ेंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। समझिए, स्वर संधि की हम बात करें तो स्वर संधि में मैंने कहा कि दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए। आगे वाला वर्ण भी क्या होगा? स्वर। और पीछे वाला भी क्या होगा? स्वर। इस चीज को अच्छे से समझना। हमारे पास स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। मैं बता चुका हूं आपको। अ आ, ई उ री, ए आई, ओ और औ। ये 11 क्या है? स्वर है। ये 11 क्या है? स्वर है।
तो स्वर संधि में मैंने बताया कि एक वर्ण क्या रहेगा, स्वर, यानी कि आगे वाला क्या रहेगा, स्वर, और इसके पीछे वाला भी क्या रहेगा, स्वर। ये दोनों वर्ण ध्यान रखना, दोनों वर्ण क्या आएंगे, स्वर आएंगे। दोनों वर्ण कैसे रहेंगे, स्वर, और इनके मिलने से क्या होगा, परिवर्तन। इनके मिलने से क्या होगा, परिवर्तन, जिसको अपन बोलते हैं विकार। क्या बोलते हैं, विकार। दो वर्ण, दोनों स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से क्या होगा, परिवर्तन होगा या फिर विकार उत्पन्न होगा। उसको हम कौन सी संधि कहेंगे, स्वर संधि। कौन सी संधि कहेंगे, स्वर संधि। ध्यान रखना, ये जो दोनों वर्ण स्वर मिलेंगे वो 11 में से ही आएंगे। आगे वाला वर्ण भी स्वर रहेगा और पीछे वाला भी क्या रहेगा, स्वर, और दोनों के मिलने से क्या होगा, परिवर्तन। समझ में आ गया। आगे हम बात करें स्वर संधि के भेदों की। तो स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद, 5 भेद। कितने भेद, 5। पहला होता है दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। दूसरी है गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 अयादी संधि। संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, 5 भेद हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितने भेद बताए, 5 भेद बताए। अगर आपको 11 स्वर याद है तो मेरी गारंटी है कि आपको कोई सी भी संधि में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, ये 11 स्वर हमें याद रखने हैं। 11 स्वर के बाद में हमें संधि में क्या करना है वो हम नियम के अंतर्गत बात करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया स्वर संधि की डेफिनेशन, जहां पर 2 स्वर वर्ण आपस में मिले और उनके मिलने से क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी कि विकार उत्पन्न होगा। उसको ही हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक एक भेद की। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वह भेद कौन सा है, दीर्घ संधि। सबसे पहला भेद जो हम पढ़ेंगे स्वर संधि का वो कौन सा पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की हम बात करें तो दीर्घ संधि कहां पर होती है। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है, इसे समझिएगा कि पहले शब्द के अंत में, कहां पर, पहले शब्द के अंत में अ वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो, अ, आ हो। देखिए क्या क्या चीजें आ सकती है कि दीर्घ संधि के अंतर्गत पहले वर्ण, पहले शब्द के अंत में अ हो या आ हो, या फिर ई या ई हो, या उ या उ हो। ये कहां मिलेंगे, ये वर्ण, ये स्वर कहां मिलेंगे, पहले शब्द के अंत में। कि पहले शब्द के अंत में अ, आ, ई, उ वर्ण आए और इनके बाद में समान स्वर हो। कौन सा स्वर हो, समान स्वर। ध्यान रखिएगा कौन सा स्वर आना चाहिए, समान स्वर। यहां पर अ, आ, ई, उ के बाद समान स्वर आ जाए। अब ये समान स्वर क्या होता है, समान स्वर का मतलब ये है कि ये जो अ या आ है इसके बाद में भी क्या आ जाए, अ या आ जाए। इस ई या ई के बाद में भी क्या आ जाए, ई या ई आ जाए। और इस उ या उ के बाद में भी उ या उ वर्ण आ जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। समान स्वर का ये मतलब है कि अ या आ के बाद में भी क्या आ जाए, अ या आ वर्ण आ जाए। ई या ई के बाद में भी क्या आ जाए, ई या ई वर्ण आए। और उ या उ के बाद में भी उ या उ वर्ण हो तो वहां पर कौन सी संधि करनी है, दीर्घ संधि। समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि तो हमने कह दिया, लेकिन संधि में तो परिवर्तन होता है। 2 वर्ण तो हम मिला देंगे कि आगे भी समान पीछे भी समान, हम देख लेंगे। तो परिवर्तन क्या होता है कि परिवर्तन ये होता है कि अगर अ या आ पहले हो, बात को समझना, इसके बाद में भी अ या आ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर, इसके स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ। अच्छे से समझना इस बात को। यहाँ पर ये आगे वाला अ और आ, पीछे वाला अ और आ दोनों मिल गए तो दोनों के स्थान पर क्या हुआ, आ। इसी प्रकार ई या ई के बाद में ई या ई दोनों का क्या बना दो,
दीर्घ ई, और उ या उ के बाद में उ या उ दोनों का क्या बनाओ, दीर्घ उ आदेश होता है। एक बात और समझना यहाँ पर कि दीर्घ संधि जो है इसमें हम दो वर्ण मिला रहे हैं, एक तो आगे वाला, एक बाद वाला। ध्यान रखना, ये तो है आगे वाला और ये है बाद में। तो एक वर्ण तो अ या आ पहले हो, उसके बाद में अ या आ हो, तो दो वर्ण मिल रहे हैं लेकिन बन एक रहा है। इस बात को भी समझना, क्योंकि मैं आगे जैसे जैसे संधियां पढ़ाऊंगा यण अयादि, ध्यान रखना, तो वहां पर मैं बात पूछूंगा आप लोगों से। ध्यान रखना अच्छे से कि अ या आ के बाद में अ या आ हो, दो वर्ण मिल रहे हैं लेकिन दो वर्ण मिलकर के परिवर्तन कितना हो रहा है, एक। यानी कि आगे वाले अ या आ, पीछे वाले अ या आ का क्या बन गया, आ। ई के बाद में ई तो क्या बन गया, बड़ी ई, और उ या उ के बाद में उ या उ बना तो क्या बना, दीर्घ उ। समझ में आ गया। हर वर्ण के साथ चार कंडीशन आपके सामने बन सकती है, इसको भी आप समझिएगा। जैसे यहां कहने का मतलब ये है कि पहले अ हो, पहले शब्द के अंत में क्या हो, अ हो, और इसके बाद भी अ वर्ण आ जाए। कौन सा वर्ण, अ वर्ण, तो दोनों का क्या बना दो, आ। अगर पहले अ हो, इसके बाद में आ वर्ण आ जाए, तब भी आपको क्या बनाना है, आ। अगर पहले आ हो, इसके बाद में अ वर्ण है, तब भी आपको क्या बनाना है, आ। और पहले आ हो और पीछे भी आ हो, तब भी आपको क्या बनाना है, आ। यानी कि चारों ही कंडीशन में आपके सामने क्या बनने वाला है, आ ही बनने वाला है। दोबारा समझ ले, पहले अ है, बाद में भी अ है, दोनों का क्या बनाओ, आ। पहले अ बाद में आ जाए, फिर भी आ बनाना है। आ पहले हो, अ बाद में हो, तब भी आ बनाना है। दोनों तरफ आ है, तब भी आ ही बनाना है। ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम बात करें कि पहले ई आ जाए छोटी, और बाद में भी छोटी ई हो, दोनों का क्या बना दो, बड़ी। इसी प्रकार छोटी ई के साथ में बड़ी ई आ जाए, तब भी बड़ी, और दीर्घ ई के साथ में लघु ई आए, तब भी दीर्घ ई, और दोनों तरफ बड़ी ई आ जाए, तब भी आपको क्या बनानी है, दीर्घ ई ही बनानी है। कंप्लीट है। आगे हम उ की हम बात कर लेते हैं। तो उ में भी सेम कंडीशन आपको करनी है कि पहले उ वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो, उ वर्ण हो, और बाद में भी क्या आ जाए, उ वर्ण आ जाए। यानी उ के साथ में उ वर्ण, दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, बड़ा उ। छोटे उ के बाद में बड़ा उ आ जाए, तब भी दीर्घ उ। दीर्घ उ के साथ में छोटा उ आ जाए, तब भी दीर्घ उ, और दोनों तरफ दीर्घ उ हो, तब भी आपको क्या बनाना है, दीर्घ उ ही बनाना है। यानी कि हर वर्ण के साथ आपके सामने चार कंडीशन बनेगी। समझ में आ गया। दोबारा फिर समझिएगा, फिर हम उदाहरणों की तरफ चलेंगे। अ या आ पहले हो, बाद में भी अ या आ हो, तो दोनों का क्या बनाना है, आ बनाना है। ई या ई के बाद में ई या ई हो, तो दोनों का क्या बनाना है, बड़ी ई, और उ या उ के बाद में उ या उ वर्ण आए, तो दोनों का क्या बनाना है, दीर्घ उ बनाना है। कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं उदाहरणों। उदाहरण देखिएगा, इसमें मैंने पहला उदाहरण लिखा, मध्य अवधि। यहां हम बात करें तो पहले हमें करना क्या है, पहला शब्द का, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, उसमें से स्वर को अलग करना है। देखते हैं, मां लिखा, ध, इस य को क्या किया, हलंत। य में से क्या निकला, अ, फिर इसके बाद में क्या है, अवधि। कौन सा वर्ण, अवधि। अब यहां हम देख रहे हैं कि अ के बाद में कौन सा वर्ण आ गया, अ। दोनों का यहां पर अ और अ दोनों मिल गए, तो हमें क्या बनाना है, आ। क्या बनाना है, आ। अब तो सीधा सीधा जोड़ना ही है। मां लिखा, ध लिखा। अब ये य में यह हलंत है, यह हलंत है, इसके बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है। क्या आ रहा है, आ। इस चीज को भी समझिए। कभी भी अगर हलंत व्यंजन हो, कौन सा व्यंजन, हलंत, कोई व्यंजन अगर हलंत है और उसके बाद में स्वर वर्ण है, उसके बाद में कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है, तो वो जो व्यंजन है उसके अंतर्गत उस स्वर की मात्रा आ जाती है। क्या आ जाती है,
मात्रा। अच्छे से समझना, हलंत व्यंजन के बाद में कोई भी स्वर है तो उस व्यंजन में उस स्वर को जोड़ दिया जाता है, यानी कि वह स्वर उस व्यंजन में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी हलंत व्यंजन के बाद में व्यंजन वर्ण है तो वो आपस में नहीं जुड़ेंगे। इस बात को भी समझ लेना, दो व्यंजन आपस में कभी भी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर हलंत वाले व्यंजन के बाद में कोई स्वर है तो उसमें जुड़ जाता है। जैसे यहाँ देखो, यह क्या है, हलंत है, व्यंजन है, लेकिन इसके बाद में हम बनाया आ, ये आ किसके स्थान पर बना, इस अ और बाद वाले अ के स्थान पर बन गया है। तो यहाँ पर हम बात करें तो दोनों के स्थान पर आ बन चुका है, य में क्या हुआ आ, तो फिर क्या बन गया या। पीछे हम देखें तो क्या बच गया, वधि, ये हमने लिख दिया शब्द वधि, शब्द क्या बन गया, मध्य अवधि। कंप्लीट है। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण की बात करें, नेक्स्ट उदाहरण की, जैसे हमने लिखा विषय नंबर सेकंड उदाहरण, धन आसक्त, विषय धन आसक्त, इसकी अगर हम बात करें तो वि श य को हलंत किया तो य में से क्या निकला, यहां पर देखिएगा शब्द क्या था, विषय। इसको मैंने य को हलंत किया तो इसमें से क्या निकला, अ, इसके बाद में आसक्त। अब आ के बाद में क्या आ चुका है, आ चुका है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। जोड़ेंगे तो वि श य को अलंत, य में क्या जुड़ेगा, आ, क्या जुड़ेगा, आ। पीछे क्या बन गया, वर्ण जो है वो लिखा सक्त, और हमारा जो शब्द बना वो बना विषया सक्त। विषय धन आसक्त था, यहाँ पर य में से क्या निकला, अ, फिर पीछे क्या है, आ, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आ, और हमारा शब्द क्या बन गया, विषया सक्त। इसी प्रकार हम आगे अगले उदाहरण की तरफ हम बढ़े। अगला उदाहरण हमने लिखा कपि धन ईश। यहां हम बात करें तो प को किया हलंत, प में से क्या निकला, ई। कौन सी निकलेगी, लघु यानी कि छोटी। इसके बाद में ईश। अब ई के बाद में कौन सा वर्ण, ई वर्ण। दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आदेश होगा, दीर्घ ई। जोड़ेंगे तो क। अब इस प में किसकी मात्रा लगाओ, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा इधर। पीछे क्या बच गया, श। आपका शब्द क्या बन गया, कपीस। क्या बना, कपीस। आगे हम उदाहरण की बात करें, नेक्स्ट उदाहरण की, तो हमने बात करी नंबर 4, लघु धन उत्तम। यहां बात करें तो ल, घ को किया हलंत, घ में से क्या निकला, उ। इसके बाद में उत्तम। यहां उ के बाद में उ, दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, दीर्घ। क्या बनेगा, दीर्घ उ। जोड़ेंगे तो ल, घ में किसकी मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा, और फिर तम। शब्द क्या बना, लघुत्तम। समझ में आ गया। यहाँ पर दोबारा फिर समझ लीजिए, मध्य धन अवधि शब्द था। पहले शब्द के हमें अंतिम वर्ण के टुकड़े करने हैं। यह में से कौन सा स्वर निकला, अ, पीछे भी कौन सा वर्ण, अ, दोनों का क्या बना, आ। तो फिर यहाँ पर शब्द क्या बन गया, मध्य अवधि। इसी प्रकार यहाँ पर विषय में भी अ था, पीछे आ था, दोनों का क्या बना, आ, और शब्द बन गया विषयासक्त। इसी प्रकार कपिश की बात करें तो कपि धन ईश शब्द था। यहाँ पर ई और ई जोड़ा, दोनों का क्या बना, दीर्घ ई। लघु धन उत्तम से क्या बना, लघुत्तम। समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं और उदाहरणों की। जैसे ध्यान रखिए, ये तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ा शब्दों को जोड़ना। संधि के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। हर टॉपिक के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से पुटअप होगा और किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। संधि में जो 3 ही तरीके हैं प्रश्न पूछने के। पहला तो या तो वो आपको शब्द देता है टुकड़े करके, जैसा कि हमने अभी दिया, कपि प्लस ईश, लघु प्लस उत्तम। आपको संयुक्त करके पद बनाना रहता है, यानी कि शब्दों को जोड़ना रहता है। एक टाइप तो ये होती है। दूसरी टाइप ये होती है कि वो एक समस्त पद देगा और आपको उसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। उसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, यानी कि शब्दों को क्या करना है, तोड़ना है। शब्दों को क्या करना है, तोड़ना है, यानी कि अलग अलग करना है।
इसी प्रकार एक आता है संधि का नाम। तीन ही टाइप से प्रश्न आएगा, या तो शब्दों को जोड़ना, या शब्दों का विच्छेद करना, या फिर संधि का नाम। तो आगे हम बात करते हैं शब्दों को तोड़ने की। तो यहां पर हम बात करें, जैसे हमने उदाहरण लिखा विद्यार्थी। अब विद्यार्थी शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, समझिएगा टुकड़े कैसे करने हैं और हमें आंसर कैसे निकालना। यहां पर आपके सामने में 4 ऑप्शन दे रहा हूं। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। समझिए, फटाफट आंसर दीजिएगा, क्या टुकड़े होंगे। ध्यान रखना 4 ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर। नंबर ए ऑप्शन है विध, धन, अर्थी। नंबर बी विद्या, धन, आर्थी। ऑप्शन नंबर सी विद्या, धन, अर्थी। ऑप्शन नंबर डी विध, धन, आर्थी। यहां पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, जल्दी से आंसर दें, कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। यहां पर ऑप्शन में देखें आप, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। ध्यान रखना संधि विच्छेद मैंने जो आपको बताया, दोनों तरफ समान वर्ण दीर्घ आदेश होगा। यहां पर हम बात करें विद्यार्थी में, तो यहां पर भी आ है, पीछे भी आ है, दोनों का आ बन रहा है। यहां हमने देखा कि यहां भी आ है, यहां भी आ है, दोनों का आ बन रहा है। फिर यहां देखा यहां भी आ है, पीछे भी आ है, दोनों का भी दीर्घ आ बनेगा। यहां आ है और यहां भी आ है, इनका क्या बनेगा? आ। यानी कि हमारे नियम अनुसार अगर हम बनाए इनको, तो चारों ही शब्दों से विद्यार्थी बन रहा है। इस बात को ही समझना है। टुकड़ों में ऑप्शन ऐसे ही देता है एग्जामिनर कि वहां चारों ही ऑप्शन से आपको शब्द बनता हुआ नजर आएगा। यहां पर इन चारों ही ऑप्शन से विद्यार्थी शब्द बन रहा है, लेकिन यहां में एग्जैक्ट आंसर क्या है, यानी कि सही संधि विच्छेद कौन सा है, उसको कैसे पहचाने। यहां पर देखिएगा, पहली बात तो ये कि आप अगर किसी भी शब्द के टुकड़े करते हो, किसी भी शब्द का हमें विच्छेद करना है, तो हमें हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग करना है। ध्यान रखना कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, सार्थक शब्दों का, यानी कि जो शब्द के टुकड़े होंगे वो टुकड़े स्वतंत्र और सार्थक होंगे, यानी कि उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलेगा। क्या निकलेगा? कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता हो, उसी को हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो यहां पर सार्थक शब्द हम ढूंढे। हमने ध्यान रखना बच्चों, आपने कभी विध शब्द पढ़ा है? विध, विध सही शब्द है कि विद्या सही शब्द है? पहले बात तो हम पहले वाले शब्द की बात कर रहे हैं। यहां पर समझ लेना, पहले जो शब्द आ रहा है पहले इसको देखते हैं, ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। हमारी शुद्ध दृष्टि से जल्दी से आंसर दीजिए। विद शब्द आता है कि विद्या शब्द सुना है आपने? शुद्ध शब्द कौन सा है, विद है कि विद्या है? तो यहां पर शुद्ध शब्द है विद्या। कौन सा है? विद्या। इस चीज को समझिए। अब विद्या हमारे सामने पहले वाले में 2 जगह विद्या आ गई, यानी कि आपके सामने ये 2 ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। आंसर दीजिए फटाफट। जिन्होंने ए और सी दिया था उनका तो गलत हो गया। यहां पर आंसर दीजिए। अब आपके सामने पहला ऑप्शन भी गलत है और सी ऑप्शन भी गलत है। यहां पर ये जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन को छोड़िए, विद्या जो है, यानी कि यहां पर बात करें हम ऑप्शन की, तो ये चीज समझिए। यहां पर जो ऑप्शन है वो कौन कौन सा गलत है, एक तो ध्यान रखिएगा। एक तो आपका ऑप्शन है नंबर 4, ये गलत है। ए और डी ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां भी विधा रहा है और यहां भी विधा रहा है, यानी कि शब्द तो आना चाहिए विद्या। क्या आना चाहिए? विद्या, जो बी ऑप्शन में भी आ रहा है और सी ऑप्शन में भी आ रहा है, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर सही है। या तो बी सही है या फिर सी सही। आपने 2 ऑप्शन तो आपने निकाल लिए। ध्यान रखना 2 ऑप्शन तो हम पहले ही अलग कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि शुद्ध शब्द विद्या होता है, विध नहीं होता। इसी प्रकार अब इन 2 ऑप्शन में से देखो कि आर्थी जो है वो आर्थी शब्द शुद्ध है या अर्थी शब्द शुद्ध है। आर्थी होता है कि अर्थी? अर्थी यानी होता है याचक। अर्थी यानी क्या होता है? याचक। ध्यान रखना अर्थी भी 2 प्रकार से होता है बच्चों। एक तो होता है अर्थी, एक होता है अर्थी। हाँ, ये शब्द आएंगे आपके वीएसटीसी में, देखिए। एक तो मैंने ये लिख दिया
और एक ये लिख दिया अर्थी और अर्थी। ये जो अर्थी है ये तो है याचक। याचक का मतलब मांगने वाला, जो मांगता है, याचक चाहने वाला। तो अर्थी शब्द का यहां तो मतलब है याचक, मांगने वाला। और इस अर्थी का तो मतलब आप जानते हो, ये अर्थी क्या है? मृत्यु की सैया, यानी कि मृत व्यक्ति को ले जाने के लिए जो सैया बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? अर्थी कहलाती है। तो इस अर्थी में और इस अर्थी में भी अंतर है, समझ में आ गया? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है जिनका उच्चारण तो समान होता है। हिंदी में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द पढ़ाएंगे आपको आगे टॉपिक। तो उच्चारण तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे आर्थी और अर्थी की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आर्थी शब्द नहीं होता, ये गलत है, शब्द होता है अर्थी। यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी, यानी कि विद्या को मांगने वाला या विद्या को चाहने वाला। अर्थी यानी होता है याचक, जो विद्या को चाहता है या विद्या को मांग रहा है, वही क्या है? विद्यार्थी है। समझ में आ गया उदाहरण? इसी प्रकार आगे हम अगले उदाहरण की बात करें। उदाहरण लिखा भानुदय। भानुदय शब्द के हम टुकड़े करें, भानुदय शब्द, इसके टुकड़े ध्यान रखें, ऑप्शन दें आपको। भानु धनुदय, भानु धनुदय, भानुधन उदय, ऑप्शन नंबर डी भानुधन उदय। जल्दी से आंसर दीजिए, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो यहां पर आप जल्दी से आंसर दीजिए, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा आंसर सही है? यहां पर देखिए सही शब्द कैसे निकालें। पहली बात तो ये कि हमें पहला शब्द देखना है, 4 ऑप्शन है। यहां पर टुकड़ा जो है वो भानु और उदय हो रहा है। तो भानु का मतलब तो होता है सूर्य, और उदय यानी उदय होना। तो यहां पर भानु शब्द लिखते कैसे हैं, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। तो भानु सही जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? यहां पर देखिए भानु में छोटा ऊ आता है कि बड़ा ऊ, यही कंफ्यूजन है बस, क्योंकि रूप तो दोनों से बन रहा है। दोनों को अगर हम जोड़े वर्णों को तो बनेगा तो भानुदय, चारों ऑप्शन से। लेकिन बनेगा कैसे? देखिए यहाँ पर भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है। यहाँ पर हम देखें तो ये ऑप्शन तो गलत है। क्यों ऑप्शन गलत है? क्योंकि भानु में कभी भी बड़ा ऊ नहीं आता, भानु में कभी भी दीर्घ ऊ नहीं आता, यानी कि दीर्घ ऊ वाले जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। तो स्टार्टिंग के जो ए और बी है वो ऑप्शन क्या होंगे? गलत। कंप्लीट है। यहां पर अब सी और डी, जल्दी से बताएं सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? देखेंगे यहां पर भानुदय में, तो यहां पर हमने बात करी कि भानु में छोटा ऊ आ गया, यहां भी छोटा ऊ आ गया। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा वाला उदय सही है। दीर्घ ऊ आता है कि लघु ऊ आता है उदय के अंदर? तो उदय के अंतर्गत आता है लघु ऊ, यानी कि छोटा ऊ, यानी कि भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? भानुधन उदय, सूर्य का उदय। कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट उदाहरण से हम देखते हैं। अगला उदाहरण हम देखें, जैसे उदाहरण हमने लिखा शब्द है श्रीश। कौन सा शब्द लिखा? श्रीश। इसके ऑप्शन देखिए, जल्दी से आंसर देना, फटाफट से आंसर दीजिए आप ऑप्शन देख करके। चार ऑप्शन है। श्री शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान रखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने, श्री धन ईश,
चारों से ही बन रहा है। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए आप। शीर्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ई और ई, पहले भी यहाँ भी ई और ई, दोनों तरफ ई और ई है। ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया है, शब्द का जो टुकड़ा करो वो टुकड़ा सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता हो। तो कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता हो, कैसे निकलेगा, कौन कौन सा सही शब्द है? पहले तो हमें श्री देखना है कि इन चारों श्री में से कौन सा श्री सही है। ध्यान रखना, तो श्री में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। श्री में कौन सी मात्रा आती है? बड़ी ई की, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत है और ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो पहले हमें गलत निकाल लिया, अब हम सही शब्द देखेंगे। श्री में दो जगह आ रहा है, या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा। दूसरा शब्द क्या है? ईश है। अब ईश यानी होता है स्वामी, श्री यानी होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी के जो स्वामी है भगवान विष्णु के लिए आता है। किसके लिए आता है? भगवान विष्णु के लिए। तो श्री और ईश की हम बात करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन आप गलत निकाल चुके हो, बी और डी में से बताएं आंसर फटाफट से कि बी आएगा या डी। हमें ये पता चल चुका है कि श्री में कौन सी मात्रा आती है? बड़ी मात्रा। इसी प्रकार ईश शब्द में कौन सा ई आता है? छोटा ई आता है या बड़ा ई आता है? इसको देखिए, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। श्री में भी बड़ी ई आती है और ईश में भी बड़ी ई आती है। समझ में आ गया? तो ये था शब्दों को तोड़ना। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। एक बार फिर मैं रिवाइंड कर रहा हूं, उसको समझिए। दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने यहाँ पर देखा, दीर्घ संधि की हम बात करें तो दीर्घ संधि में हमने क्या देखा था कि जब अ या आ वर्ण हो पहले और ई हो, ऊ हो, और उसके बाद में क्या आ जाए? समान स्वर आ जाए, तो इस वर्ण के स्थान पर, यानी दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण बनता है। दोनों वर्णों के स्थान पर कितना वर्ण? एक वर्ण। अ के बाद में अ या आ हो तो क्या बनेगा? आ। ई के बाद में ई या ई हो तो क्या बनेगा? बड़ी ई। और उ के बाद में उ या उ हो तो क्या बनाना है? दीर्घ उ हमें बनाना है। यहाँ हमने शब्दों को जोड़ना भी सीखा है और शब्दों को तोड़ना भी हमने सीखा है। समझ में आ गया? ये हमारी कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। कंप्लीट है। किसी के मन में कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, है ना। और आगे हम अगली वीडियो में, ये तो हमारी दीर्घ संधि है, आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम पूरी स्वर संधि पढ़ेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।